हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, या आप कह लीजिए इन्वायरमेंट को लेके जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज तक बनी है। इसको हम 2-4 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनेगा तो आपको भी देखने और याद रखने में मुश्किल होगा। तो आज हम अराउंड 3 इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे आप टेलीग्राम पे करें, कहीं पे भी टेलीग्राम पे कनेक्ट करना ईजी है। बाकी मैं आपको बता दूं, लाइव फाउंडेशनल इवनिंग बैच जो है स्टडी IQIS का, वो शुरू हो चुका है। पहले के भी कुछ बैचेस चल रहे थे और ये हमारा नेक्स्ट बैच है इवनिंग के लिए। डेली आपकी 6 PM क्लास होगी 1 अगस्त से। आप इसको यहाँ पे एनरोल होने के लिए मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, वीरो लाइव फॉर द डिस्काउंट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज IPCC। IPCC का फुल फॉर्म कई बार होता है स्टेट PCS के एग्जाम में, फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो इधर उधर वर्ड्स करके इंटरनेशनल, इंटरगवर्नमेंटल की जगह अगर वो लिख दें इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहली बात तो आपको ये एकदम परफेक्ट तरीके से आना चाहिए, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सो अब इसके बारे में जानते हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि इसका हेडक्वार्टर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। IPCC जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। इसमें क्या काम किया जाता है, बेसिकली साइंस को एसेस किया जाता है। कौन सी साइंस को, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, कि हमारा जो क्लाइमेट है वो क्यों चेंज हो रहा है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह के नेचुरल फैक्टर्स हैं, किस तरह के मैन मेड फैक्टर्स हैं, उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो ये सब यहाँ पे एसेस किया जाता है। IPCC कब बना था, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैक्ट, 1988। किसने बनाया था, बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WMO, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इनके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको देखिए फैक्ट्स हैं जिस पे आपको ढेर सारे सवाल जो हैं एग्जाम में आ सकते हैं। अब इनका मेन एक्टिविटी क्या है, ये जो है ये थोड़ा UPSC टाइप क्वेश्चन अगर आएगा, किसी का एक्टिविटी अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए, बट स्टिल यू शुड नो कि असेसमेंट रिपोर्ट्स ये तैयार करते हैं। AR रिपोर्ट्स इनको बोला जाता है। स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, मेथडोलॉजी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। किससे रिलेटेड रिपोर्ट्स, अगेन मैंने आपको बताया क्या साइंस किससे रिलेटेड असेस करते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो किस तरह की रिपोर्ट्स होंगी, क्लाइमेट चेंज। देखिए जितनी भी बॉडीज़ हैं इन्वायरमेंट को लेकर, आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसका क्या काम है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका काम एक जैसा रहता है। तो डिफरेंस कहाँ है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो IPCC का काम क्या है, रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, तो याद रखिए क्लाइमेट चेंज को लेकर ये सारा काम करते हैं, चाहे असेसमेंट कर रहे हैं, चाहे स्पेशल रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे कोई मेथड बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए IPCC एक कैच पॉइंट है। चाहे असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं, रिसर्च यहाँ पे पब्लिश की जाती है, लेकिन वो ये रिसर्च IPCC खुद नहीं करता है। उसके लिए ये दूसरे साइंटिस्ट को कहते हैं कि आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए, जो भी रिसर्च है वो करिए और हमको रिपोर्ट्स बना के दीजिए। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में खुद एंगेज नहीं होते। दुनिया भर के साइंटिस्ट को कहते हैं कि आप रेलेवेंट साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ के क्लाइमेट चेंज पे जो भी लॉजिकल कंक्लूजन है वो हमको आप दें। ओके, सो दिस इज अबाउट IPCC। की फंक्शंस, अगेन इस पे बात करेंगे, ऑल्दो हमने डिस्कस कर लिया है, बट फिर सेपरेटली देखते हैं इसके की फंक्शंस क्या हैं। ये रिपोर्ट जो है सपोर्ट करती है UNFCCC। जब हम कन्वेंशंस पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, ये रिपोर्ट्स उसको सपोर्ट करती हैं। IPCC प्रोड्यूसेस रिपोर्ट, उस तरह की रिपोर्ट्स निकलती हैं जो इसको सपोर्ट करें। IPCC जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमंस का क्या रोल है उसमें, उसको डिस्कस किया जाता है। क्या इम्पैक्ट होगा उसका, किस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं, ये सब इनका काम है। लेकिन ओरिजिनल रिसर्च जैसे मैंने आपको बताया नहीं है, वॉलंटरी बेसिस पे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं और काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2007 में नोबेल पीस प्राइज जो है वो शेयर किया गया था 2 इक्वल पार्ट्स में बिटवीन IPCC और अमेरिकन इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनके बीच में इनको इक्वली शेयर किया गया। राइट, दिस इज बिकॉज क्योंकि इनकी रिसर्च खुद की नहीं होती। अब IPCC को फंडिंग कौन देता है, एक तो IPCC ट्रस्ट फंड है जहाँ से ये फंडिंग लेते हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स इनके चलते हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ 1989 में बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल
ये आईपीसीसी ट्रस्ट फंड जो है ये चलाता है सारी फंडिंग आईपीसीसी की। ओके, ये 89 में बना। किसने बनाया? अगेन यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ही इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इनकी फंडिंग इसके थ्रू चलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं हर बार, जिनको हम AR रिपोर्ट्स बोलते हैं। इस तरह से आता है AR1, AR2। तो अभी तक 6 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। 6th रिपोर्ट पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई थी। अब जैसे फर्स्ट रिपोर्ट इनकी आई थी 1990 में, फिर 1995 में। तो ये हमेशा, जैसे फर्स्ट रिपोर्ट में इन्होंने एमिशंस के बारे में बात की कि जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है और ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ग्लोबल टेम्परेचर पे इनकी रिपोर्ट्स मोस्टली आती हैं। फिर 1995 में रिवाइज्ड प्रोजेक्शंस इन्होंने दी कि कितना टेम्परेचर कब तक इंक्रीज हो जाएगा। फिर थर्ड रिपोर्ट भी इनकी रिवाइज्ड प्रोजेक्शंस पे थी। फोर्थ AR रिपोर्ट पे इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में रिपोर्ट्स दी। फिफ्थ में इन्होंने, आप देखेंगे कि और बताया कि ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो इनकी 6th लेटेस्ट AR रिपोर्ट है वहाँ पे हीट वेव्स के बारे में इन्होंने बात की है। और रिसेंटली आप UK रीजन में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हीट वेव्स नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इनकी 6th रिपोर्ट आईपीसीसी की हीट वेव्स के बारे में थी, राइट। सो दिस इज द आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट्स, जो हर कुछ सालों में निकाली जाती है। साइंटिफिक इवैल्यूएशंस लॉजिक्स पे बेस्ड होती है अर्थ के क्लाइमेट को लेकर। और इसी रिपोर्ट्स के आधार पे जो बाकी देश हैं इसको आधार मान के अपनी पॉलिसीज बनाते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज से कैसे बचें, क्योंकि इनकी पूरी रिसर्च का फाउंडेशन साइंटिफिक रहता है। तो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स इनकी आ चुकी हैं। स्पेशल रिपोर्ट्स निकालते हैं, वो अलग अलग टॉपिक्स पे होती हैं, जैसे एविएशन हो गया। जैसे AR रिपोर्ट्स तो अर्थ के क्लाइमेट को लेके होगी, यहाँ पे भी रीजनल इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज के क्या हैं। दीज आर स्पेशल रिपोर्ट्स की सपोज पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, एमिशंस का क्या सिनेरियो है, लैंड यूज, तो आप देख सकते हैं ओजोन लेयर, ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम, ये स्पेशल रिपोर्ट्स इन टॉपिक्स पे निकालते हैं। ओके, सो आई होप आईपीसीसी के बारे में आपको क्लैरिटी होगी कि आईपीसीसी का ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, किस तरह का काम ये करते हैं, किस पे काम करते हैं, फंक्शंस क्या हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इस्टेब्लिश कब हुई? अक्टूबर 1991। और ये इस्टेब्लिश हुई थी एक पायलट प्रोग्राम की तरह चलाई गई थी कि चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है वर्ल्ड बैंक के साथ और इसको असिस्टेंस के लिए, ताकि यहाँ पे इन्होंने काम क्या करना था, ग्लोबल इन्वायरमेंट को बचाना है और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आगे आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए इसको सेटअप किया गया, एक पायलट प्रोग्राम चलाया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1991 में। और दूसरा कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कि इन्वायरमेंट का सस्टेनेबल यूज़ हो, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, उसको प्रमोट करने के लिए GEF आया। लेकिन बाद में इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया और इसको परमानेंट बनाया गया, सेपरेट इंस्टीट्यूशन बनाया गया 1992 में, रायो अर्थ समिट जब आपका हुआ। और इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ कि किस तरह से इन्वायरमेंट, कुछ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को हमको टैकल करना है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया अक्टूबर 1991 में ये पायलट प्रोग्राम की तरह आया। उस टाइम ये पायलट प्रोग्राम का बजट इन्होंने क्या रखा था, $1 बिलियन थे। ओके, $1 बिलियन का ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। किस चीज़ को असिस्ट करने के लिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट को असिस्ट करने के लिए। तो अगर जैसे आईपीसीसी पे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज इज द मेन थिंग, और GEF की बात करें तो आप दो चीज़ें बोल सकते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए प्लस सपोर्ट करना चाहता था ये सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट को, इसलिए GEF को लाया गया। तो मेन चीज़ आपको याद रहेगी, ग्लोबल इन्वायरमेंट प्लस सपोर्टिंग सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट GEF। वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्निंग बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइज्ड असेंबली है, काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, 18 एजेंसीज हैं, साइंटिफिक टेक्निकल एडवाइजरी पैनल है, स्टैप जिसको कहा जाता है इवैल्यूएशन ऑफिस है। अब आप GEF को किस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये क्या करती है, जैसे आईपीसीसी साइंस का काम करती है, साइंस को असेस करती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो आप GEF चाहे ये मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए है, बट ये ऑपरेट करता है एज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन
किस तरह के प्रोजेक्ट्स? जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हों, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हों, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन लेयर, persistent organic pollutants, mercury, sustainable forest management, food security, sustainable cities. इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हों उसको ये ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है और भी बहुत सारी कन्वेंशंस के लिए। किस तरह की कन्वेंशंस? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा मर्क्यूरी, तो इससे रिलेटेड आपकी मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी है, इसलिए यहाँ पे ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आया ना, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की कन्वेंशन को भी ये प्रोवाइड करते हैं। डिजर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की बात हुई, तो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसको भी ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज यहाँ पे बोला तो UNFCCC, एंड देन योर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, उनके लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म का सोर्स है। तो आप समझ गए कि दिस इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया की बात करते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड। तो इंडिया एक डेवलपिंग देश है और हम पार्टिसिपेंट बने GEF के, जब ये शुरू हुआ 1991 में, तभी से उसकी इंसेप्शन से ही जब वो बना इंडिया उसका मेंबर है, स्टेट मेंबर है। और मेजर रोल भी इंडिया ने निभाया है GEF को शेप करने के लिए। इंडिया डोनर भी है और रेसिपिएंट भी है, यहाँ से फंड्स लेता भी है, डोनेट भी करता है। पॉलिटिकल फोकल पॉइंट जो GEF का है वो इंडिया में हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो देखती है, लेकिन जो ऑपरेशनल है कि क्या काम होंगे, कैसे होंगे, वो किसके अंडर होते हैं? वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर होते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रीज, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, टुगेदर इन्होंने एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है GEF के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ओके, तो ये देश मिलके इन्होंने एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पे क्रिएट कर रखी है। इंडिया को फंडिंग मिलती है GEF से किन कामों के लिए? बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड। ओके, सो दिस इज इंडिया एंड GEF। अब इसके बाद आज की लास्ट और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगेन इसको आप फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नंबर 1। अब पहली बात तो देखिए, IUCN हम हमेशा जब भी स्पीशीज़ स्टडी IQ IS मेन चैनल जो है वहाँ पे जो भी मैं स्पीशीज़ इन न्यूज़ जब भी लेक्चर बनाती हूँ, हमेशा कोई भी स्पीशीज़ आती है तो मैं उसका IUCN स्टेटस आपको बताती हूँ। तो IUCN को आप समझ लीजिए, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट प्लस लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रखना है। इसमें आपके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट हैं, गवर्नमेंट्स के साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका पार्ट हैं। ओके, ये यहाँ पे लिख ही रखा है। ओके, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1948 में। मेन काम इसका क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है अलग अलग देशों में, उनको प्रमोट करता है, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करता है। किससे रिलेटेड? कंजर्वेशन। तो आपको कंजर्वेशन से रिलेटेड जो काम है, अब देखिए आप समझ गए ना। अगर हमने IPCC की बात की तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, GEF की बात की वो पहली बात एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, और IUCN की बात की तो ये कंजर्वेशन एक्शन के लिए काम करते हैं कि हमने जितनी भी स्पीशीज हैं, वाइल्ड लाइफ है, इन्वायरमेंट है, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करना है। और उनका इम्पैक्ट भी ये देखते हैं, प्राइमरी फोकस इनका ये भी रहता है कि इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ का नेचर पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। यूजुअली नेगेटिव को ही स्टडी करते हैं, पॉजिटिव भी पढ़ेंगे तभी हम अच्छी स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे। तो कंजर्वेशन एक्शन पे ये काम करते हैं। अब जिस तरह से मैंने बताया कि स्टेटस हम डिस्कस करते हैं, वो हम पढ़ते हैं IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज 1964। इसके अंदर हम डिफरेंट स्पीशीज का स्टेटस देखते हैं। तो जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वैसे वैसे हमारे देश उसके लिए एक्शन लेते हैं। अलग अलग देश भी ऐसे ही काम करते हैं। तो मेजर इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी IUCN की इन रिपोर्ट्स की वजह से बनी, जैसे रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स पे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंडेड एंडेंजर्ड स्पीशीज, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये अलग अलग कन्वेंशन जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये सब इसकी वजह से जो यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिली, ये एक ह्यूज रोल है IUCN का ये कन्वेंशंस बनाने पे। ओके, 1980 में इन्होंने पार्टनर किया, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन UNEP और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ, और वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो है वो पब्लिश की। एक ये डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि ग्लोबल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा कैसे होगा। अब रेड लिस्ट कैटेगरीज देख लीजिए, एक्सटिंक्ट,
कैटेगरी है, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। एक्सटिंक्ट किसको बोलेंगे? कोई भी एनिमल की स्पीशीज, प्लांट की स्पीशीज जिसका लास्ट इंडिविजुअल अब नहीं बचा है। एक्सटेंट इन वाइल्ड यानी जंगलों में ख़त्म हो चुका है, लेकिन कैप्टिविटी कल्टीवेशन में शायद वो स्पीशीज अभी भी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क है जिसको वाइल्ड में। एंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क की एक्सटिंक्शन हो सकती है उसकी वाइल्ड में। वल्नरेबल, हाई रिस्क। तो ये कैटेगरीज हैं, लेवल्स हैं कि किस हद तक का खतरा किसी स्पीशीज को है। लीस्ट कंसर्न कि उसकी पॉपुलेशन स्टेबल है। डेटा डेफिशिएंट कि हमारे पास उसका सफिशिएंट डेटा नहीं है। तो यहाँ पे ये एक स्क्रीनशॉट लिया है एक्सटेंट स्पीशीज जिनको एसेस किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं एम्फीबियंस हैं, शार्क्स हैं। रेड कलर आपको दिखा रहा है कितने स्पीशीज उसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट मतलब है जो मैंने आपको रेड लिस्ट दिखाई उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज टू लेट यू नो कि किस तरह से ये असेसमेंट काम करती है। अब 1992 में जैसे इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आपके बढ़ते गए, यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया IUCN को। प्रायोरिटी एरियाज IUCN के अगर आप हमेशा देखेंगे इन्वायरमेंटल नेटवर्क में, वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग, ग्रीन इकोनॉमी। इंडिया मेंबर बना IUCN का 1969 में थ्रू हमारी जो मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उसके थ्रू। अब IUCN काम कैसे करता है? देखिए यहाँ पे एक कांग्रेस होती है जिसको हम बोलते हैं IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। ये हर 4 साल में कंडक्ट की जाती है और यहाँ पे फिर अलग अलग डिस्कशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस आती हैं, जितने भी मेंबर्स हैं इसके ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स पे यहाँ पे बात की जाती है। ओके और यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल हैं सेक्रेटेरिएट के, वो इसको हेड करते हैं। अब IUCN के 8 रीजनल ऑफिसेज हैं और बाकी ऑफिसेज इसके 50 कंट्रीज़ में हैं। इंडिया भी इसका मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया 1969 में बना। दिल्ली में इनका IUCN का ऑफिस है। अब जैसे फंडिंग की बात मैं कर रही थी कि IUCN को फंडिंग कौन करता है? डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं या बायलेटरल मल्टीलेटरल एजेंसीज जो हैं, उस तरीके से IUCN की फंडिंग होती है और ये काम करते हैं। अब पब्लिकेशंस भी इनकी बहुत सारी आती हैं। रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, ये स्पीशीज़ को कितना रिस्क है एक्सटिंक्ट होने पे, वो पब्लिकेशन लाते हैं। इकोसिस्टम असेसमेंट, रिस्क इकोसिस्टम कब कोलैप्स हो सकता है, कितना रिस्क है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ये पब्लिकेशंस हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस पे नॉर्मा जैसे आप देख सकते हैं, इकोलेक्स है, अलग अलग इनके पब्लिकेशंस हैं जो IUCN रिसर्च या जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन होती है जिस पे काम होता है उसको ये उसका पब्लिकेशन निकलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, जहाँ पे हमने इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। तो ये जिस तरह की हमारी इन्वायरमेंट की सीरीज़ चल रही है, आई विल ट्राई कि जितने भी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं उसके MCQs भी बीच में हम लेके आएँ जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग के तरीके से भी ये वाले आपके सेशंस अगेन दूसरी बार भी रिवाइज हो जाएंगे। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।